When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. मुझे भरोसा है अपने इष्ट देव पर, वो एक दिन जरूर वापस आएंगे। कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए अभी उनको पूरे 2.5 साल भी नहीं हुए हैं और आर्मी वाले कहते हैं कि गायब हो गए। अरे भाई, ऐसे ही गायब हो जाता है कोई सेना से, किस हाल में होंगे? भगवान करे जहाँ भी हो सुरक्षित हो। 1 हफ्ते से लापता है, लेकिन अभी तक कोई खोज खबर नहीं। सिपाही को कौन पूछे? कोई नेता अफसर होते तो अमेरिका से भी खोज लाते। गरीब को कौन पूछे? कितनी बार मेजर सेब से कहा, पता लगा दियो सेब, पता लगा दियो। हमारे पतिदेव का सेबजू कहते हैं हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब कोई मेजर सेब को बता दियो कि अगर कोशिश मन लगाकर की जाए तो वो सफल भी तो होती है। अब मेरी समझ नहीं आ रही है कि मौत मेरी मारी गई है या इन अफसरों की। अब बेचारे इन अफसरन का क्या दोष? बजट तो हमारी ही किस्मत में पड़ गया ठहरा। ना राजू का ब्याह हमसे होता और ना ऐसी मनहूस खबर हमें सुनने को मिलती। ये मीडिया वाले भी ना क्या क्या अनाप शनाप बकते रहते हैं। कोई कहता है आतंकवादियों के चंगुल में फंस गए, कोई कहता है जंगल में भटक गए, कोई कहता है पाक सेना के कब्जे में है, कोई कुछ। जितने चैनल है सबकी अपने अपने ढपली, अपना अपना राग। इनको क्या मतलब कि किसी का परिवार उजड़ रहा है? उन्हें तो बस टीआरपी बढ़ाने से मतलब है। हम जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीत रही है, कितना प्यार करते थे राजू हमसे। हमें अच्छी तरह से याद है जब पहली बार वो अपने पिताजी के साथ हमारे घर आए थे। शाम का समय था। मैं अपने खाले आंगन में ईजा मम्मी के साथ ओखल कूट रही थी। ये आए और मुझे घूरकर बोले, क्या नाम है तेरा? मैंने कहा रूपा। अच्छा, तभी तुम इतनी रूपवंती हो। बदमाश, सच कह रहा हो, अच्छी लग रही हो, ऐसे ही ओखल कूटती रहना। अच्छा, मैं तो ओखल कुटती रहूंगी और तू? मैं बॉर्डर में दुश्मनों को कुटूंगा। ले साले और घुसेगा हमारे देश में। ऐसा कहते हुए वो अपने दोनों हाथों से दुश्मनों को मारने की एक्टिंग करने लगा। उसको ऐसा करते देख ईजा बोली, देखा चेली बेटी, बड़ा होकर राजू फौजी बनेगा, तब तेरा विवाह कर देंगे इसके साथ। बोल राजू, करेगा रे रूपा से ब्याह? राजू खुश होकर बोला, हाँ काकी, चाची। उसके ऐसे कहते ही मैं शर्माकर भीतर भाग गई। उस समय राजू की उम्र 13 साल की थी और मेरी 12 साल की। वो कक्षा 8 में पढ़ते थे और मैं कक्षा 7 में। इस पहली मुलाकात के बाद राजू हर महीने 2 महीने में किसी न किसी बहाने से हमारे घर आया करते थे। उनके साथ उनका दंगू दोस्त अंगठी भी आया करता था। कभी दोनों हमारे यहाँ से पालक का बीज ले जाते तो कभी खौत की दाल। अंगठी का असली नाम अंगद था, लेकिन अंगठी कंचे खेलने में माहिर होने और चंट तेज तरार होने के कारण सभी लोग उसे अंगठी कहकर ही पुकारते थे। अंगठी शरारत के मामले में राजू से 2 अंगुल आगे थे। बसंत ऋतु शुरू हो चुकी थी। उस दिन फूलदेई का त्योहार था। राजू, अंगठी और उनके 10-12 दंगू हमारे घर आए और घर की देली में फूल डालकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, फूल दे, क्षमा दे, देनी द्वार भर भकार। ईजा ने सबके झोले में चावल, गुड़, माल्टा और 5-5 रुपए भेंट डाली। जब ईजा भीतर चली गई तो अंगठी राजू से बोली, ए राजू, भाभी का फूल। राजू झोले से एक गुलाब का फूल निकालकर देली में रखते हुए बोले, ये तेरे लिए। मैं गुस्से में बोली, बदमाश, मैं आगे कुछ कहती तब तक सब फूल दे क्षमादाय करते हुए वहाँ से रफू चक्कर हो गए। ऐसे ही शरारत इन लोगों ने होली के टाइम समय में भी की।
गांव में जहां तहां होली की धूम मची थी। होलियारों की टोलियां होली गायन में व्यस्त थी। कहीं से जोगी आयो शहर में व्यापारी की आवाज़ आ रही थी तो कहीं से बलमा घर आवे फागुन में की धुन सुनाई दे रही थी। पूरे गांव का माहौल होली के रंग में रंग चुका था। हमारे घर के आंगन में भी होली की टोली आई ठहरी। टोली के साथ राजू, अंगठी और उनके बहुत सारे दंगू भी आए ठहरे। मैं खिड़की से बाहर झांक कर होली का आनंद ले रही थी, तभी अंगठी आई और बोले, भौजी भाभी बाहर आओ, होली खेलते हैं। हमने कहा, चुप, नहीं खेलनी हमें होली। तभी राजू जहाँ से आए होंगे पीछे से आकर हमारे चेहरे पर गुलाल मल दिया और खुश होकर चिल्लाने लगे, होली है, होली है। हमने गुस्से में कहा, क्यों अंगठी से भौजी कहलवा रहे हो? जब बड़े होकर हमारी शादी नहीं होती है। राजू बोले, क्यों नहीं होगी शादी? शादी होगी और तुमसे ही होगी। ये देखो, प्यार का रंग लगा दिया हमने तुम्हारे चेहरे पर। हम शर्मा गए, बोले, आप लगाओगे तो ईजा से शिकायत कर देंगे। ऐसा कहते ही राजू कमरे से बाहर भाग गए और हमारी हंसते हंसते हालात खराब। 8वीं पास कर जब हम गांव के इंटर कॉलेज में पढ़ने गए तब राजू उसी कॉलेज में 10वीं के छात्र थे। कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में वे सदा बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, उन्हें एक गीत मैंने हमेशा गाते हुए देखा। कश्मीर बॉर्डर प्यारी, मैं अफी लड़ लूँ, झन होए उदास प्यारी, छुट्टी पर उलो। हे प्रिय, कश्मीर बॉर्डर में मैं स्वयं लड़ाई लड़ूंगा, तू उदास मत होना, मैं बाद में छुट्टी लेकर घर आऊँगा। उनकी आवाज़ में एक टीस थी जो उनकी गायकी में भी झलकती थी। राजू को गाने के अलावा बंसी बजाने का भी शौक था। जब वो अपने दोस्तों के साथ ग्वालियर आते थे तो उनकी बंसी की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती थी। बंसी में भी वो अपने प्रिय पहाड़ी गीत की धुन कई बार छेड़ते थे। ऐसा लगता था जैसे वो ये गीत मेरे लिए ही गाते होंगे। उनकी बंसी की आवाज़ सुनकर ही गोपाल बाबू गोस्वामी जी का ये गीत मेरा प्रिय गीत बन गया। कैले बजे मुरली औ बैना, ऊंची नीची डांगियुमा, चिरी जी कलेजी मेरी त्वय देख मनमा। ओ बहन, इन ऊंची नीची पहाड़ियों पर मुरली किसने बजाई? तुझे देखकर मेरे हृदय में बहुत टीस पहुँचती है। ओ राजू, कहाँ हो तुम? लौट आओ ना जल्दी। तुम्हें पता है, जब से तुम गायब हो गए हो ना तो मुझे भूख लगती है और ना नींद ही आती है। ओह, भूख और नींद से याद आया, कॉलेज के दिनों तुम किसी बात पे मुझसे रूठ गए थे और बोले थे अब मैं तुझसे कभी बात नहीं करूँगा, और पता है मैंने तुम्हारी बात सच मान ली थी। उस रात ना तो मैंने खाना खाया और ना रात भर में सो पाई। ईजा 2 बार मेरे लिए खाना लाई। मैंने दोनों बार यह कहकर लौटा दिया कि मुझे भूख नहीं है। तुमको क्या पता मेरी दशा के बारे में? तुम तो पूरे हफ्ते भर मुझसे ना बोले और ना मेरी तरफ एक बार भी देखा। आग लगाई और खिसक लिए। प्रेम में ऐसा ही तो करते हैं पुरुष, ना जाने किस मिट्टी के बने होते हैं। दिल नाम की कोई चीज़ भी नहीं होती, या नहीं। खैर, 8वें दिन तुमने मुझसे माफ़ी मांगी। शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। तुम्हें भर्ती होने का ऐसा जुनून था कि 2-2 टाइम तुम दौड़ते रहते थे। सासू माँ ने मुझे बताया था कि सुबह 4 बजे उठकर तुम गांव के ऊपर खबर रास्ते में होते हुए 3 किलोमीटर दूर सड़क पे पहुंच जाते थे और वहां भी सड़क ही सड़क टूनी की धार तक दौड़ते रहते थे। बच्चू बूबू बताते थे कि कोई और भर्ती हो ना हो, लेकिन भोपाल का लड़का भर्ती जरूर होगा। भोपाल यानी मेरे ससुर जी। ससुर जी हमारे वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब दारू पी के आते हैं ना तो हमारा जीना हराम कर देते हैं। सासू माँ और मुझे किसी तरह उनके मुंह में रुमाल बांधकर उन्हें उल्टा लिटाना पड़ता है। कितनी बार समझा दिया
पिताजी दारू मत पियो, दारू मत पियो, लेकिन सुने तो किसी की। मैं तो कहती हूँ भगवान बचाए इन दारूबाजों से। मैं भी ना कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हाँ, तो मैं बात कर रही थी राजू की भर्ती के तैयार के बारे में। भर्ती के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की थी। हाई स्कूल पास करते ही वे तैयार में जुट गए थे। एक दिन की बात है, वो ग्वालियर आए हुए थे और संयोग से मैं भी उस दिन रेखा और नीलू के साथ बकरियां चराने गई हुई थी। वो एक मेहल के पेड़ के नीचे बैठकर बंसी बजा रहे थे। मुझे देखकर उन्होंने पास आने का इशारा किया। मैं लजाती हुई उनके पास जाकर बैठ गई। वो मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर पाता, तुम्हें बुरा तो नहीं लगता? मैंने जवाब दिया, ना। तब तो ठीक है, मुझे लगता था तुम्हें बुरा लगता होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता। मैंने बात दोहराई। अच्छा है, काफ़ी समझदार हो तुम। तुम्हें पता ही है मुझे जल्द से जल्द भर्ती होना है, देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी ओर देखकर कहा, तुम भर्ती ही क्यों होना चाहते हो? देश के लिए कुछ तो तुम शिक्षक बनकर भी कर सकते हो, डॉक्टर बनकर भी कर सकते हो। अरे पगली, मैं बॉर्डर पर जाकर दुश्मनों के छक्के छुड़ाना चाहता हूँ। अच्छा, और अगर दुश्मन ने तुम्हारे छक्के छुड़ा दिए तो मैं हंसते हंसते देश के लिए जान दे दूँगा। देश के लिए जान देने का सौभाग्य तो नसीब वालों को मिलता है। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू छलक आए। देश से इतना प्रेम है और हमसे, तुमसे तो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं है। ऐसा कहकर वे हंसने लगे। अगर होता तो हमसे कहते नहीं क्या एक बार भी? अच्छा बाबा, करते हैं तुमसे, बहुत प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए ही तो सब कर रहे हैं। जल्दी भर्ती होकर तुमसे शादी कर लेंगे। मेरी आंखों से और तेज आंसू ढुलकने लगे। तब वो अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर बोले, रोनी बच्ची, देख तेरे लिए क्या लाया हूँ, रेखा और नीलू को भी देना। ये बात शायद रेखा और नीलू ने भी सुन ली थी, तभी तो पेट की ओर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। राजू मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं या देश से, ये बात मैं आज तक समझ नहीं पाई हूँ। अगर मैं कहूँ कि वो देश से ज़्यादा प्यार करते हैं तो ऐसा भी कैसे कहूँ? कई बार उन्होंने मेरे लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। एक बार की बात है, 11वीं कक्षा के एक लड़के ने रास्ते में मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे छेड़ने लगा। मैं हाथ छुड़ाने का भरसक प्रयास कर रही थी, लेकिन वो इतना हट्टा कट्टा लड़का था कि उसके सामने मेरी एक नहीं चली। पता नहीं कैसे इन तक खबर पहुंच गई और ये दौड़ते हुए आए। उस लड़के को इतना पीटा कि दूसरे दिन से वो मुझे बहन कहकर पुकारने लगा। अब ऐसे में मैं कैसे कह दूँ कि ये मुझसे कम, देश से ज़्यादा प्यार करते हैं? और यदि मैं कहूँ कि वो मुझे ज़्यादा और देश से कम प्रेम करते हैं तो ऐसा भी कैसे कहूँ? एक बार की बात है, तब हमारी शादी हो चुकी थी। मैं घर में ज्वर से पीड़ित थी और इनके लिए लेटर आया कि तुमको अभी इसी वक्त कश्मीर जाना होगा। ये मुझे ज्वर में तड़पता छोड़ बॉर्डर पे चल दिए। वो तो अच्छा हुआ ससुर जी की लाई दवाइयाँ असर कर गई, वरना ना जाने क्या होता। इंटर करने के 1 साल बाद ही राजू फौज में भर्ती हो गए थे। इनके 2 महीने बाद ही इनका दंगू अंगठी BCRPF में भर्ती हो गया और भर्ती होने के 1 साल बाद ही इन्होंने मुझसे शादी कर ली। हमारी शादी में क्या अनकसी अजीब थी। जाड़े के दिनों शादी की ठहरी। इतनी बारिश हुई कि सब बारातियाँ भीगकर रुमझुम हो गई। शादी के दिन ही मैंने इनसे एक वादा भी लिया कि मुझे कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होने देना। इन्होंने भरोसा भी दिलाया, नहीं होने दूंगा।
ड्यूटी से भी दिन में 2 बार ज़रूर फ़ोन करूँगा और करते भी थे, लेकिन पिछले 7-8 दिनों से उनका ना तो कोई फ़ोन आया ना कोई खबर। ईजा बाबू का रो रो कर बुरा हाल है। एक ही तो सहारा था उनका, वो भी इतने दिनों से पता ही नहीं किस हाल में है। राजू की पत्नी को राजू फौजी का इंतज़ार करते करते 10 दिन हो गए हैं। आज 11वां दिन है। रूपा को अब भी पूरा भरोसा है कि उसका पति ज़रूर घर आएगा। शाम को कुछ फौजी ताबूत कंधे में उठाए उनके घर आए। फौजियों के पीछे गांव वालों की लंबी कतार थी। उन्होंने ताबूत रूपा के घर के आंगन में रख दिया। रूपा दौड़ती हुई कमरे से बाहर आई और ताबूत के एक छोर से जो ही उसने तिरंगा हटाया, उसके मुंह से एक चित्कार निकली, राजू। और ऐसा कहते ही वो बेसुध होकर गिर पड़ी। आज राजू ने बता दिया था कि एक फौजी को सबसे ज़्यादा अपने वतन से प्यार होता है। राजू का पता लगाने वाले ऑफिसर्स का कहना था कि राजू के सीने में कुल 12 गोलियां लगी थी। जंगल के जिस भीड़ स्थान पर उसकी लाश मिली थी, उसके पास ही 4 आतंकवादियों की लाशों भी मिली थी। यानी राजू ने 4 आतंकवादियों को ढेर करने के बाद देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। धन्यवाद। आज की यही कहानी थी एक वीर सिपाही का जो अपने देश से बहुत प्यार करता था। तो आप लोगों को ये कहानी कैसा लगा, एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप भी एक देशभक्ति है, अपने देश से प्यार करते हैं तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि और भी ऐसे कहानियों का अपडेट सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले कहानी पर, तब तक के लिए धन्यवाद।